Hello guys, if you are preparing for the CA final exam, so in this video I will cover those 7 things which someone had told me earlier. So I am assuming these video viewers are the mostly those who are going to giving the September 2025 CA final exam. So in this video I will share my challenges what I had faced during my exam prep time. So without wasting any time, let's start the video. तो मार्केट में पता है क्या स्ट्रेटेजी है चल रही है कि 3 रिवीजन करना तो कंपलसरी है, अदरवाइज़ तो आपका सीए फाइनल की प्रिपरेशन आपकी कंप्लीट नहीं मानी जाएगी। ये ट्रू है, ये मैं मानती हूँ, बट क्या होता है कि मोस्टली स्टूडेंट्स के लिए वो 1 रिवीजन भी बहुत बड़ा चैलेंज होता है। तो मेरी सजेशन तो ये रहती है, क्योंकि अगर आपकी क्लासेज जो होती है सीए फाइनल की क्लासेज इतनी लॉन्ग होती है कि वो एंड तक चलती रहती है। तो अगर आपको रिवीजन टारगेट 3 नहीं लेकिन कम से कम 1.5 या 2 रिवीजन का तो टारगेट आपको बना के रखना ही पड़ेगा, क्योंकि जितनी बार आप रिवाइज करोगे उतनी ही आपको मोस्ट क्लैरिटी आपको मिलती है। तो उसके लिए आप यही कर सकते हो कि अगर आपकी क्लासेस अभी तक भी एंड नहीं हुए तो टारगेट बना लो कि जून के एंड तक तो मुझको जो भी है क्लासेस हर हालत में कंप्लीट करनी है। अगर कंप्लीट नहीं हुई है छोड़ दो वहीं पर ही उन क्लासेस को, और आप जो है नेक्स्ट मंथ से जो है अपनी रिवीजन चालू कर दो। क्योंकि क्या होता है कि जो लास्ट के भी कुछ वैसे भी चैप्टर्स होते हैं कि वो इतने भी रेलिवेंट नहीं होते जो कि बिगनिंग के चैप्टर्स रेलिवेंट होते हैं। वो आपका फाउंडेशन जो है क्रिएट कर देते हैं, और इंस्टीट्यूट मोस्टली जो है ना उन चैप्टर्स में से ही पूछता है। तो वो लास्ट के चैप्टर थोड़े से कम मार्क्स के रेलिवेंट रहते हैं। तो अगर आप उनको भी थोड़ा सा अगर साइड कर सकते हो तो वो कर दो, क्योंकि रिवीजन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि जितना हमें ये लगता है कि भाई अभी तो रिफ़्रेश हमने क्लासेस ली है पर ये और फिर रिवीजन की क्या नीड है, पर लेकिन रिवीजन की नीड होती है, क्योंकि क्लासेस के टाइम हम कंसेप्ट को अलग ही तरीके से देख रहे होते हैं। वो कि भाई टीचर्स ने बोला और हमने समझ लिया, कि जब हम खुद रिवाइज करते हैं तो हमारे उसमें ना बहुत सारे क्वेश्चन अराइज होते हैं, और उस रिविज़न के टाइम ही हम जो है ना उन क्वेश्चन को सॉल्व आउट कर पाते हैं, समझ पाते हैं, उस कंसेप्ट की गहराई को भी जो है जान पाते हैं। तो इसलिए मेरी जो है सजेशन यही रहेगी कि रिवीजन जो है 3 नहीं लेकिन एटलीस्ट 1 और 2 रिवीजन तो कंप्लीट कर ही लो। ओके, डोंट इग्नोर थ्योरी 2। क्या होता है कि अब तो जब ICA का पैटर्न बन चुका है कि AFM एटलीस्ट 20 मार्क्स का जो है थ्योरी पूछा जाता है। तो और वो थ्योरी भी इस तरीके से होता है कि आपके हर क्वेश्चन में से जो है वो अगर 3 पार्ट है उसमें तो 3rd पार्ट आपका थ्योरी का पूछा जाएगा। तो अगर आपने थ्योरी नहीं प्रिपेयर कर रखी होती तो उस क्वेश्चन में आपको फुल मार्क्स तो तब भी नहीं मिल पाएंगे। एंड वो क्वेश्चंस जो होते हैं ना वो डायरेक्टली आस्क होते हैं, मतलब कि आपके जो भी आपके कंसेप्ट नोट्स होंगे तो उसी में से डायरेक्टली आस्क पूछे जाते हैं वो थ्योरी का पार्ट। लेकिन ऐसे नहीं कि भाई बहुत राउंड ऑफ करके या कंसेप्चुअल उसको घुमा फिरा के करके इस तरह से नहीं होता। तो थ्योरी को भी थोड़ा सा एम्फसाइज करो अपनी रिवीजन के अंदर। मैं ये नहीं कह रही कि देखो मैंने भी प्योर थ्योरी नहीं पढ़ी थी, लेकिन एटलीस्ट जो कंसेप्ट है उसकी थ्योरी मुझे पता होनी चाहिए, मैं कि अगर वो कंसेप्ट आ गया तो मैं उसको खुद अपने लैंग्वेज में लिख सकूं, तो एटलीस्ट कुछ तो मार्क्स आपको मिल ही जाएंगे। एंड सेकेंड पॉइंट जो कि मुझे फर्स्ट उसमें पॉइंट में कवर करना था, ये कि अगर आप रिवीजन प्लान करते हो 2 रिवीजन का तो अगर आप जो है फर्स्ट 1 रिवीजन का ही प्लान करते हो कि भाई मेरी सिर्फ 1 रिवीजन ही हो सकती है, लेकिन मेक श्योर करो कि आपके ऑडिट सब्जेक्ट के लिए ना 2 रिवीजन्स हो। क्यों, क्या होता है ऑडिट तो कंप्लीट थ्योरी ही है, उसके तरह अगर आपने एक बार भी रिवाइज कर लिया ना तो अगर फिर 15 दिन बाद आप उठा के देखोगे ना सब ब्लैंक आउट हो जाएगा। आप सोचोगे भाई मैंने तो इतनी कंसेप्चुअल की स्टडी करी थी, वो करा था, लेकिन फिर भी नहीं हो पाता, नहीं याद रह पाता, बहुत चीज़ें है उसमें ऑडिट के अंदर। तो इसलिए उसकी तो भाई अगर 1 रिवीजन है सब सब्जेक्ट्स के लिए तो, लेकिन 2 रिवीजन्स आप करो ऑडिट के लिए। तो वो टाइम मैनेज आप देख लो कैसे होएगा, या फिर मतलब कि जैसे कि एक दिन में आप जो 2 सब्जेक्ट्स उठा लो तो एक सब्जेक्ट आपका ऑडिट तो होना ही होना चाहिए, और दूसरा जो सब्जेक्ट है आपका कोई सा भी चलता रहेगा। इस तरह से आप रिविज़न प्लान कर सकते हो। 3rd पॉइंट इज कीप दी और एग्ज़ाम ओरिएंटेड माइंड। क्या होता है कि जो है ना जब हम
स्टडी कर रहे होते हैं हम सोचते हैं भाई देखो ऑब्वियसली बात है, ये हमारे माइंड में क्या, टीचर्स भी सभी यही बोलते हैं कि सब कुछ आता है, इसे कहीं से भी पूछ सकता है, तो हम सब कुछ सिलेबस को कवर करने की कोशिश करते हैं। बट ट्रस्ट मी, सिलेबस जो है 100% कवर नहीं हो पाता है। और अगर आप 100% कवर करने की कोशिश करोगे ना, तो क्या होता है कि वो जो पिछला जितना चलता जा रहा होता है वो भी सब जो है साफ होता जाता है, वो नहीं हो पाता। तो इसलिए मेरा मतलब यही है कि कम से कम ऐसा बल्कि स्ट्रेटेजी बनाओ कि आप सब टॉपिक्स कवर कर लो जो कि सब टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल आईडीटी में जो है डिमांड चैप्टर है, तो आईडीटी में जो डिमांड चैप्टर है उसमें प्री डिपॉजिट करके एक सब टॉपिक्स है कि भाई कितना जो है प्री डिपॉजिट दिया जाता है। तो वो प्री डिपॉजिट वो सब टॉपिक्स बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एवरी टाइम पूछा जाता है। तो उसको जो ज़्यादा आप स्ट्रॉन्ग कर लो रेदर दैन दी कि उस डिमांड चैप्टर में बहुत सारे और भी टॉपिक्स हैं, उसमें से जो है मतलब कि सारे टॉपिक्स को कवर करो। तो मतलब यही है कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पे ज़्यादा ध्यान दो, एग्जाम ओरिएंटेड माइंड रखो, ज़्यादा एक्सप्लेनेशन में मत घुसो कि भाई मैं ज़्यादा ही डिटेलिंग में जाऊँगा, मैं ज़्यादा ही उसमें करूँगा, वो मत करो। ऐसे ही एफआर में भी बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, सिर्फ एलडीआर क्वेश्चन को ही पुटअप करो, एलडीआर ही क्वेश्चन से जो है इनफ है, क्योंकि एलडीआर क्वेश्चन का उनकी लिस्ट ही इतनी ज़्यादा होती है ना कि आप जो एग्जाम का 1.5 डे हो सकता है ना, तब आप वो जो सारे एलडीआर क्वेश्चन भी रिवाइज नहीं कर पाते हो। तो ज़्यादा क्वेश्चन का बर्डन मत लो, टाइम को ज़्यादा कंज्यूम मत करो। तो अगर जितना जो है कम टाइम में आप अपनी फर्स्ट रिवीजन कंप्लीट कर पाओगे तो आपके पास ज़्यादा चांसेस होंगे कि आप सेकंड रिवीजन भी स्टार्ट कर पाओगे। ओके, तो जो एग्जाम ओरिएंटेड माइंड रखो। गिव दी मॉक टेस्ट डेली, डेली तो नहीं मतलब मॉक टेस्ट दो, मॉक टेस्ट देना कंपलसरी है। मैं ये नहीं कह रही कि आप मॉक टेस्ट को परचेज करो, आप आईसीएआई की वेबसाइट पे जाके आप देखोगे ना तो वहाँ पे मॉक टेस्ट निकलते हैं। अब सितंबर एग्जाम के भी मेरे ख्याल से मॉक टेस्ट जुलाई से स्टार्ट होने वाले हैं, तो वो मॉक टेस्ट आप कंपलसरी दो ही दो। क्या होता है मॉक टेस्ट के टाइम, क्या होता है कि आपको पता चलता है वो बेसिक गलतियाँ भी आप क्या क्या कर सकते हो। क्योंकि देखो जब हम रिविजन भी कर रहे होते हैं ना तो हमारे पास क्वेश्चन और हमारे पास सोल्यूशन दोनों होते हैं, तो हमें ना ज़्यादा भी जो है ना कि माइंड पे ज़्यादा जोर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि भाई मैं अगर कहीं अटक जाता हूँ तो मैं देख लेता हूँ, तो उस चीज़ का कोई वो नहीं पड़ता। लेकिन जब आपके पास कुछ भी नहीं होगा, आपके पास कोई बुक नहीं होगी, कुछ नहीं होगा, आप सिर्फ एक अपने पेपर वाले इन्वायरमेंट में बैठोगे ना तो आपको पता चलेगा कि मैं कहाँ अटक रहा हूँ, मैं क्या क्या गलती कर रहा हूँ, और थोड़ा सा आपको भी जो है इन्वायरमेंट को हैंडल करने की भी जो है प्रैक्टिस हो जाएगी। तो मॉक टेस्ट तो देना बहुत 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 ज़रूरी है। एंड आप अपने आप को खुद भी सेल्फ टेस्ट कर सकते हो, इससे जरूरी नहीं कि आप जब परचेज करो। ओके, डोंट रन दी बिहाइंड दी 10 फैकल्टीज पर सब्जेक्ट, रेदर स्टिक टू दी 1 or 2 दी रिसोर्सेज। इट मीन्स कि आप जो है ना ये मत करो कि भाई मैं इस फैकल्टी के नोट्स पढ़ लेता हूँ, इस फैकल्टी के क्वेश्चन बैंक कर लेता हूँ, इस फैकल्टी की रिवीजन वीडियो देख लेता हूँ, ऐसा मत करो। सिर्फ 1 or 2 रिसोर्सेज, देखो रिसोर्सेज आपको डिफरेंट से यूज़ करने पड़ते हैं, लेकिन 1 or 2 रिसोर्सेज तक ही स्टिक रहो। ये अगर आपकी फैकल्टी इतना सब कुछ ही प्रोवाइड कर रही है तो स्टिक टू दी 1 फैकल्टी। ठीक है, क्या होता है आपको ज़्यादा कंचाउस वगैरह ये सब चीज़ें नहीं होती प्रिपरेशन टाइम में, आपको सब कुछ जो है ईजिली अवेलेबल मिल जाता है। नहीं है तो 1 or 2 जो है रिसोर्सेज पे ही स्टिक रहो। इवन जो है ना आपको प्रॉब्लम आएगी फिर आईबीएस के एग्जाम में आप इतना सारा बल्क नहीं लेकर जा पाते हो, और तो आपका अगर मार्किंग अगर सिर्फ 1 or 2 बुक्स में होगी ना तो आपके लिए वही सफिशिएंट 1 or 2 बुक्स जो है ना रेलिवेंट रहेगी, रेदर देन आप इतनी सारी बुक्स जो है बाकी एक ही सब्जेक्ट की इतनी सारी बुक्स उठा के लेकर जाओ। ओके, तो आप जस्ट स्टिक रहो अपने 1 or 2 रिसोर्सेज तक के लिए। दिस पॉइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आरटीपी एनटीपी का जो है रेलिवेंट रहता है। जो करंट आरटीपी एमटीपी जो इंस्टीट्यूट जो है प्रोवाइड करवाता है उसको भी एक बार सॉल्व करने की प्रैक्टिस करो। इस बहाने आपका जो एक तो मॉक टेस्ट वाला जो मैंने पॉइंट कवर किया था वो भी प्रैक्टिस हो जाएगा। एंड जो दूसरा पॉइंट क्या होता है कि मैंने भी अपने एग्ज़ाम में जो है नोटिस किया है कि मॉक टेस्ट में से या आरटीपी में से 1 or 2 क्वेश्चन जो है ना पूछ लिए जाते हैं। कभी कभार तो एक ही क्वेश्चन, मतलब कि मुझे अभी याद नहीं आ रहा, लेकिन मॉक टेस्ट के पेपर में से जो है ना एक क्वेश्चन आया था। मॉक टेस्ट 2 में से मेरा मतलब एफआर में आया था या एफआर में, मुझे अभी याद नहीं आ रहा, लेकिन वो क्वेश्चन एकदम एग्जिटिव आया था। तो इसलिए जो है ना आरटीपी और एमटीपी को भी रेलिवेंस दो, उसको अपने सिलेबस का ही पार्ट मान कर उसको भी सॉल्व आउट करो। ओके,
दिस पॉइंट इज़ हाईली इंपॉर्टेंट। अमेंडमेंट, अमेंडमेंट क्या होता है कि अमेंडमेंट ना इंस्टीट्यूट का बेस्ट पार्ट है कि टेस्ट करने का कि कौन सा बच्चा मेरा की प्रीवियस है या फिर कौन सा बच्चा मेरा करंट है। तो इसलिए क्या है कि अमेंडमेंट अभी जैसे कि डीटी के एग्ज़ाम में मुझे लगता था कि अमेंडमेंट ज़्यादा पूछी जाएगी, पर इस बार डीटी के एग्ज़ाम में अमेंडमेंट इतनी नहीं पूछी गई है जितनी जो पिछले एग्ज़ाम में जो नवंबर 24 के एग्ज़ाम में पूछी गई थी। तो अभी इसका मतलब ये है कि सितंबर में वो सारी अमेंडमेंट्स कवर करी जाएगी। तो अमेंडमेंट्स का क्या है, अगर आपने फ्रेश वीडियो बाकी क्लासेस ली है फिर भी जो अमेंडमेंट्स की पीडीएफ जो है अवेलेबल होती है, तो उस पीडीएफ को अलग से जो है प्रिंट आउट करवा लो और उसको जब एग्जाम देने जा रहे हो उससे 2-3 घंटा पहले जो है ना वो सारी अमेंडमेंट्स को कवर कर लो, क्योंकि अमेंडमेंट्स रियली इंपॉर्टेंट होती है एग्जाम के लिए और वो पूछी भी जाती है। ठीक है, तो अमेंडमेंट एंड ये लास्ट पॉइंट है कि मेंटल हेल्थ जो है ना आपकी मैटर करती है, क्योंकि क्या होता है कि जो है ना अभी से आप धीरे धीरे जो है ना स्ट्रेस लेना शुरू कर दो या धीरे धीरे जो है ना अपने आपको जब प्रेशर देना शुरू कर दोगे तो लास्ट मंथ जब एग्ज़ाम का होता है ना तो उसमें आपको जो है ना बर्नआउट फील नहीं होगा, आपको हैबिट पड़ जाएगी प्रेशर लेने की। तो आप उस टाइम पर जो है ना मतलब कि अच्छे से सिचुएशन को हैंडल कर लोगे, क्योंकि क्या होता है कि हम लास्ट मंथ में ना बहुत ज़्यादा पैनिक कर जाते हैं और वो पेपर को उस तरीके से नहीं लिख पाते जितना हमें जो है अच्छे से लिखना पड़ता है और आउटपुट हमारा फिर वो अच्छा नहीं निकल पाता है। चाहे आपने कितनी भी अच्छी चाहे क्लासेस ली हो, चाहे कितनी अच्छी आपने रिवीजन करी हो, लेकिन वो आउटपुट नहीं निकल पाते क्योंकि हम वो इनपुट ढंग से नहीं डाल पाते हैं। और इनपुट तभी होगा जब हमारा ब्रेन और हमारी मेंटल हेल्थ अच्छी रहेगी। तो इसलिए ये है कि अभी से अपने आप को पुश करना शुरू कर दो और धीरे धीरे जो है ना उस डे के लिए, क्योंकि आपको एट द एंड अपने आप को 1.5 डे और वो जो एग्ज़ाम डे है ना उसके लिए प्रिपेयर करना है, क्योंकि वो 1.5 डे और वो जो एग्ज़ाम लिखने का जो टाइम होता है ना, अगर आपने उस सिचुएशन को हैंडल कर लिया ना तो यू विल गेट अ गुड मार्क्स इन योर एग्जाम एंड यू विल अचीव एंड यू विल पास। ओके, सो प्लीज़ अपनी मेंटल हेल्थ और अपनी फिजिकल हेल्थ पर भी ध्यान रखो एंड रिमेंबर ऑलवेज कि यहाँ तक तो पहुँच गए और मंजिल भी बहुत पास है, बस थोड़ा सा आपको मेहनत करना है और मंजिल आपको मिल ही जाएगी। ओके, तो लेट्स ऑल दी बेस्ट। एंड अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी है या फिर आपको लगा कि हाँ ये इसमें मैंने अपने रेलिवेंट पॉइंट शेयर किए हैं, तो आप भी उन अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो जिनको इनकी नीड है। और ऐसी सच वीडियोस के लिए आप मुझे जो है सब्सक्राइब भी कर सकते हो और मुझे कमेंट में भी बताओ कि आपको ऐसी और क्या क्या जो है मतलब कि वीडियोज़ चाहिए जिसमें मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ।